भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा है। करीब 1 महीने बाद मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल पेश किया जा सकता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पार्टियां, चाहे सभी राजनीतिक दल, पत्रकारों और मीडिया और इस डेमोक्रेसी के 4th पिलर पे इसको स्ट्रेंथन करने पे, इसको इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करने पे ज्यादा ध्यान दें। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी। 191 दिन की चर्चा के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हो गई। कमेटी ने 62 पार्टियों से संपर्क साधा था, जिनमें से 47 ने जवाब दिया। कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सीपीएम ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी समेत 32 पार्टियों ने इसका समर्थन किया। साल में 9 महीना आचार संहिता लगा रहने से विकास का काम है बहुत अच्छा। तो कांग्रेस इसे अब भी अव्यवहारिक बता रही है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। सैद्धांतिक रूप से हम इसके विरोधी हैं और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे बता रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन जैसे आविष्कार कर रहे हैं। कमेटी ने जो मुख्य सिफारिश की है वो भी जानिए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो, सदन का कार्यकाल पूरे 5 साल का हो, हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाएं। सरकार गिरती है तो मध्यावधि चुनाव कराए जाएं। लेकिन ये चुनाव सदन के लिए बचे हुए कार्यकाल के लिए हो। सभी चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट हो। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो और दूसरे चरण में सभी चुनाव एक साथ हो। बीजेपी समेत सत्ता पक्ष की ज्यादातर पार्टियों ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। भारत में फिलहाल लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होना और मतदाता लोकसभा विधानसभा के लिए एक ही समय वोट करेंगे। वैसे एक देश एक चुनाव लागू करने पर कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। अब एक दिन में एक बार ही जो है विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, तो इससे देश का पैसा भी बचेगा। को कैबिनेट की मंजूरी एक स्वागत योग्य निर्णय है। सरकार का कहना है कि एक साथ चुनाव कराना जनहित में होगा। इससे आर्थिक विकास तेज होगा, महंगाई नियंत्रित होगी। कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है और अब संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव को लेकर के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था और कमेटी ने राजनीतिक दलों से राय मांगी और इसमें 32 दलों ने एक देश एक चुनाव के पक्ष में राय दी। आगे आपको बताएं, इससे पहले आपको यह बता देते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। देखिए, हमारे देश में फेडरल सिस्टम है, यानी कि संघीय ढांचा है, जिसमें कि जिम्मेदारियों को बांटा जाता है सेंट्रल लेवल पर और उससे निचले लेवल पर। यानी कि लोकसभा का अलग चुनाव होता है, विधानसभा का अलग चुनाव होता है और उसके बाद फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए चुनाव होता है। तो सरकार ये चाहती है कि सभी चुनाव एक साथ कराए जाएं ताकि पैसों का भी बचत हो और कई और सुविधाएं भी होंगी। तो देखिए, 15 दलों ने इसका विरोध किया, जबकि 15 दलों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मतलब ये हुआ कि चुनाव साथ हो या अलग, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कुछ नहीं कहा इस मामले को लेकर के। अब ये जान लीजिए कि कौन कौन सी पार्टियां जो हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है और कौन कौन सी पार्टी जो है वो विरोध में है।
तो देखिए, बीजेपी, जेडीयू, बीजेडी और शिवसेना जैसे बड़े दल एक देश एक चुनाव के समर्थन में, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है ये सारी पार्टियां, जबकि कांग्रेस, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, टीएमसी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां जो है इसका विरोध कर रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कमेटी की सिफारिश क्या थी वो आपको बताते हैं। सिफारिश नंबर 1, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो है वो एक साथ होनी चाहिए। इसके बाद सदन का कार्यकाल पूरे 5 साल का हो, कमेटी की सिफारिश थी। और उसके बाद फिर यह भी सिफारिश की गई कि हर 5 साल में आम चुनाव कराए जाएं। सिफारिश नंबर 4, अगर सरकार गिरे तो मध्यावधि चुनाव होंगे। और उसके बाद यह भी सिफारिश की गई कि बचे हुए कार्यकाल के लिए मध्यावधि चुनाव हो। और कमेटी की सिफारिश नंबर 6 आपको बताते हैं, सभी चुनाव के लिए एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए। इसके बाद यह भी सिफारिश की गई कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो और दूसरे चरण में सभी चुनाव जो हैं वो एक साथ हो। अब देखिए, 11 राज्यों में 2026 तक वोटिंग कराई जा सकती है। इन राज्यों का नाम आप जान लीजिए: उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। तो वन नेशन वन इलेक्शन का बिहार जैसे राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि देखिए, बिहार में अगले साल चुनाव होने वाला है विधानसभा का। देखिए, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभाओं का कार्यकाल जो है वो घट सकता है और कई राज्यों में जो कार्यकाल है वो बढ़ भी सकता है। तो बिहार की अगर बात करें तो देखिए, बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल पूरा होगा। 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, यानी कि अगले ही साल। तो अगला कार्यकाल जो है वो घटेगा, यानी कि 3.5 साल का ही रहेगा। वैसे 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की बात की जाती है तो 2029 में इसे लागू करने की बात की जा रही है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3.5 साल का ही कार्यकाल रहेगा। तो झारखंड में इसी साल जो है विधानसभा का चुनाव होना है। इस साल अभी कुछ ही महीनों में विधानसभा का वहां पर चुनाव होना है। तो झारखंड विधानसभा का अगला कार्यकाल भी घटेगा। असम, केरल, तमिलनाडु का मौजूदा कार्यकाल जो है वो 3 से 7 महीना घट जाएगा। इधर पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 3 से 7 महीना घटेगा। उसके बाद का कार्यकाल भी 3.5 साल का ही होगा। तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कार्यकाल घटेगा और कई जगहों पर कार्यकाल बढ़ेगा भी। तो देखिए, एक देश एक चुनाव से अब फायदा क्या होगा वो आपको बताते हैं, और ये समझना बेहद जरूरी है। तो आपको बताते हैं, देखिए, 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो। इसके बाद क्या होगा कि दलों को जनसेवा के लिए ज्यादा समय मिल पाएगा, क्योंकि पूरे कार्यकाल क्या है कि पार्टियां जो है वो राजनीति में लगी रहती हैं। इलेक्शंस पहले लोकसभा का, उसके बाद फिर विधानसभा का भी, तो ऐसे में जनसेवा का कम समय मिलता है। चुनाव पर देखिए होने वाला खर्च जो है वो बच जाएगा। इसके बाद सरकारी संसाधनों की बचत भी होगी। तो इस तरीके से ये सब फायदे होंगे वन नेशन वन इलेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव और किरण देवी को भी समन भेजा गया है। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और तेज प्रताप यादव के साथ ही किरण देवी को भी समन भेजा है। कोर्ट ने सभी 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर को पेश होने का समन भेजा है, जिसके बाद लालू प्रसाद, तेजस्वी और तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इस मामले पर प्रमुख आरोपी के तौर पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत अन्य 8 आरोपियों को इस मामले में समन भेजा गया है। ईडी ने 6 अगस्त को दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। कुल 11 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई थी, जिनमें से 3 आरोपी की मौत हो चुकी है। कोर्ट ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के अलावा किरण देवी और तेज प्रताप को भी समन भेजा है। तेज प्रताप यादव और किरण देवी का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नहीं है। कोर्ट के समन के बाद बिहार की सियासत में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। जो उन्होंने पाप किया है, गरीब नौजवानों के साथ जो अन्याय किया है, कानून उस रूप में उनको सजा देगी। बीजेपी और जेडीयू नेता लालू फैमिली पर हमला बोल रहे हैं। कौन सा आसमान टूट गया या आश्चर्य हो गया? भारतीय जनता पार्टी चुन चुन के सप्लीमेंट्री में
उन लोगों को नाम डालती है जिससे उसको राजनीतिक भय है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस देश में साजिश रच रही है, अपने विपक्षी नेताओं को फंसाने का भरपूर प्रयास कर रही है, देश की जनता उसे देख रही है। तो आरजेडी और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बार बार इस बात को कह रही थी कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आज तो कोर्ट ने भी कह दिया कि किस तरह से जब सत्ता और शासन इन्हें करने का मौका मिला तो ये बिहार का भला सोचने के बजाय, बिहार की युवा युवतियों के मुस्तकबिल के बजाय अपने बच्चों का, अपने परिवार का ही मुस्तकबिल इन्होंने सोचा। आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब मामला 2004 से 2009 के बीच का है। इस मामले में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है। लालू प्रसाद के परिवार सहित अन्य लोगों पर आरोप है। आरोप रेलवे ग्रुप डी की बहाली में गड़बड़ी का है। 2021 में इस केस में सीबीआई ने प्रारंभिक जांच शुरू की और 18 मई 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार से राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी। न्यूज़ दिल्ली से शंकर आनंद, पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब ये जान लेते हैं कि ये पूरा लैंड फॉर जॉब मामला आखिर है क्या। तो देखिए, 2004 से 2009 के बीच का ये पूरा मामला है। तब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगा उन पर। रेलवे ग्रुप डी की बहाली में गड़बड़ी का उन पर आरोप लगा। बिना विज्ञापन जारी किए नौकरी देने का आरोप लालू यादव पर लगा। लालू प्रसाद के परिवार समेत अन्य लोगों पर आरोप लगा। अभ्यर्थियों से जमीन लेकर के नौकरी देने का भी आरोप लगा। देखिए, लालू परिवार के खिलाफ जमीन रजिस्ट्री का आरोप लालू यादव पर लगा और 4 करोड़ से ज्यादा की जमीन 26 लाख में लेने का आरोप लगा। तो देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के परिवार के कौन कौन लोग आरोपी हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव ये आरोपी हैं। और लैंड फॉर जॉब मामले में कब कब और कैसे कैसे कार्रवाई हुई, आइए ये भी समझते हैं। तो देखिए, 2021 में सीबीआई ने इस मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की। 18 मार्च 2022 को सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया और 2022 में ही लालू प्रसाद के करीबी भोला यादव गिरफ्तार हुए। भोला यादव लालू प्रसाद के रेल मंत्री काल में उनके ओएसडी थे। 10 अक्टूबर 2023 को 16 आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। 15 मार्च 2023 को 14 आरोपी को पेशी के लिए समन दिया गया। अब इस नए समन के मायने आपको समझाते हैं। देखिए, ईडी ने 6 अगस्त को लैंड फॉर जॉब मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। 11 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी ईडी की तरफ से। और इस मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव आरोपी हैं। राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव भी आरोपी हैं। और पहली बार इस मामले में तेज प्रताप का भी नाम सामने आ गया है और कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन दिया है। हालांकि तेज प्रताप यादव इस मामले में आरोपी नहीं है, लेकिन कोर्ट के समन के बाद उन्हें भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस नए समन की वजह से लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 7 अक्टूबर को कोर्ट में सभी को पेश होना होगा, जो भी लोग आरोपी हैं। यानी कि फिर से कोर्ट कचहरी का चक्कर एक बार फिर से शुरू हो गया और नए समन के बाद विरोधी जो हैं वो निशाना साध रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये बता रहे हैं कि ये लैंड फॉर जॉब मामला जो है कहां से शुरू हुआ और अब नया समन किन किन को जारी किया गया। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। तेजस्वी यादव गुरुवार को दुबई जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के दुबई दौरे पर सियासत तेज है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी के दुबई दौरे पर तंज कसा है। तेजस्वी यादव जी यात्रा करते करते थक गए, सुना कि फिर विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। 5 दिन 7 दिन यात्रा किए, फिर चल पड़े विदेश की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल भांपने के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में आभार यात्रा पर निकले हैं। अब विरोधियों का आरोप है कि आभार यात्रा स्थगित कर तेजस्वी यादव दुबई की यात्रा पर जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी यात्रा करते करते थक गए, सुना कि फिर विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। भाई आप लोग क्या लगाव है विदेश से, इतना क्या वहाँ छिपा के रखे हैं? बीजेपी के साथ ही जेडीयू के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव प्रवासी पॉलिटिशियन हो गए हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी
आप तो राजनीतिक प्रवासी हो गए हैं। कहां तो दावा कर रहे हैं कि 2025 में हम मुकाबला करेंगे। हालात आपका यह है कि 5 दिन 7 दिन यात्रा किए फिर चल पड़े। इजराइल हमास युद्ध के बीच मध्य पूर्व में तनाव ने अहम मोड़ ले लिया है। मंगलवार देर दोपहर लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई जगहों पर संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर में धमाके हुए, जिसमें 10 साल की एक बच्ची समेत कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। अलग अलग जगहों पर 5000 पेजर फटे, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हमले में ईरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह के लड़ाके और लेबनान में ईरान के राजदूत भी घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने समाचार एजेंसी को यह बताया कि मृतकों में हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार और हसन फदल्लाह के बेटे भी शामिल हैं। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई कमांडरों को निशाना बनाया है, जिसे देखते हुए समूह ने संचार के लिए फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया था। इजराइल के खुफिया तंत्र से बचने के लिए समूह ने अपने लड़ाकों को पेजर इस्तेमाल करने के लिए कहा था। पेजर से टेक्स्ट मैसेज भेजा और रिसीव किया जा सकता है। इन हमलों के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार बताया है और जवाबी हमले की धमकी दी है। इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके से ये हमले हुए हैं, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद इसमें माहिर है। लेबनान पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, लेबनान में लगातार दूसरे दिन भी सीरियल धमाके की खबर सामने आ रही है। लेबनान में आज रेडियो सेट में धमाके हुए। लेबनान में पेजर रेडियो सेट धमाकों में 15 लोगों की मौत की खबर है। 5 महीने पहले ही खरीदे गए थे रेडियो सेट। आपको बताते चलें कि धमाकों में अब तक 4000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आईफोन और फिंगरप्रिंट मशीन में भी धमाके हुए हैं। तो अब तक 4000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो पेजर को जरा जान लीजिए। देखिए, पेजर जो है वो एक छोटी कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होती है। 80 के दशक तक दुनिया भर में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता था। हालांकि मोबाइल और दूसरी टेक्नोलॉजी के आने के बाद पेजर जो है लगभग खत्म हो गया। फिर हिजबुल्लाह जैसे कई आतंकी संगठन और अपराधी अभी भी पेजर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मोबाइल या दूसरी कम्युनिकेशन डिवाइस के मुकाबले बहुत सुरक्षित माना जाता है और आसानी से पकड़ में भी नहीं आता है। पेजर रेडियो वेव्स के जरिए ऑपरेट होता है और आपको ये बताते चलें कि ऑपरेटर किसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर पेजर से मैसेज जो है वो भेज सकता है, जो भी ऑपरेटर है। तो ये कम्युनिकेशन डिवाइस है, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ तो उसके बाद फिर इसका इस्तेमाल कम हो गया, लेकिन 80 के दशक में इसका इस्तेमाल खूब किया जाता था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।